प्रोड्यूस करते हैं उन पार्टिकल को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ठीक है, उसी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है आयनाइजेशन चैम्बर। ठीक है, आयनाइजेशन चैम्बर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर। गैस फील्ड डिटेक्टर में क्या होता है, हम क्या करवाते हैं, एक चार्ज पार्टिकल को एक मेटालिक सिलेंडर के अंदर इंसिडेंट करवाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, गैस का एक्साइटेशन होता है। ठीक है, एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन ऑफ द गैस विल टेक प्लेस। ठीक है, तो क्या होगा, जो चार्ज पार्टिकल हमने इंसिडेंट करवाया वो गैस के एटम्स के साथ क्या करेगा, कोलिजन करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, बाय कोलिजन इट विल नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम्स। ठीक है, तो गैस क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है, वहां पर क्या हो जाते हैं, आयन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होता है और क्या होता है, नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल उस गैसियस सिलेंडर में से पास करता है तो क्या होता है, वो अपने रास्ते में आने वाले गैसियस एटम को क्या करता जाता है, आयनाइज करता जाता है, तो आयन पेयर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, यही प्रिंसिपल है आयनाइजेशन चैम्बर का। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट करवाते हैं मेटेलिक सिलेंडर के अंदर, जिसमें हमने क्या की होती है, इनर्ट गैसेस को फिल किया होता है। ड्राई एयर भी हो सकती है और इनर्ट गैसेस भी हो सकती है। ठीक है, इन गैसेस को हमने नॉर्मल प्रेशर के ऊपर सिलेंडर के अंदर फिल किया होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आयन पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मेटेलिक सिलेंडर से पास होता जाता है तो अपने रास्ते में आने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी गैसेस एटम है, उन सबको क्या करता जाएगा, आयनाइज करता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ आयनाइजेशन चैम्बर। क्या काम होता है इसका, एम क्या है आयनाइजेशन चैम्बर का, आयनाइजेशन चैम्बर विल डिटेक्ट द चार्ज पार्टिकल विच इज इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। ठीक है, क्लियर है बेटा। डिटेक्ट करने के साथ साथ ये क्या करता है, उनको काउंट भी करता है और उनकी प्रॉपर्टीज को भी बताता है हमें। ठीक है, लाइक उनकी आयनाइजिंग पावर कितनी है, कितनी उनकी काइनेटिक एनर्जी है, तो ये सभी इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है, आयनाइजेशन चैम्बर से। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन जो है इसकी बिल्कुल सिमिलर है किसके, गैस फील्ड डिटेक्टर के। ठीक है, गैस फील्ड डिटेक्टर में हमने कल वोल्टेज वेरिएशन पढ़ा था। ठीक है, पल्स हाइट विद अप्लाइड वोल्टेज हमने स्टडी की थी, उसको हमने 6 रीजन में डिवाइड किया था, याद हो आपको। पहला जो रीजन था जिसमें क्या थी, अप्लाइड वोल्टेज बहुत कम थी, तो उस केस में क्या होता है, जो आयन फॉर्मेशन हुई थी बाय द चार्ज पार्टिकल इन द मेटेलिक सिलेंडर, तो क्या हो रहा था, वो क्या हो जाते हैं, रिकम्बाइन होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो वोल्टेज वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि वो उनको उनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर सके। ठीक है, सेकेंड रीजन क्या था, जिसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन चैम्बर रीजन। ठीक है, उसमें क्या कर देते हैं हम, अप्लाइड वोल्टेज को क्या कर देते हैं, इतना हाई कर देते हैं कि जो रिकम्बिनेशन है वो क्या हो जाए, प्रिवेंट हो सके। मीन्स जो आयन फॉर्म हुए हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, वो क्या करे, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर सके। ठीक है, तो जो ये आयनाइजेशन चैम्बर है ये सेकेंड रीजन के अंदर वर्क करता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड रीजन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आप क्या बनाओगे, इसमें क्या होता है, एक मेटालिक सिलेंडर होता है। ठीक है, एक जो आयनाइजेशन चैम्बर है इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटालिक सिलेंडर, जिसमें क्या की होती है, हमने ड्राई एयर या इनर्ट गैसेस को हमने फिल कर रखा होता है नॉर्मल प्रेशर के ऊपर। यहाँ पर हम इनर्ट गैसेस क्यों यूज कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, जो एटम है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ना कर सके, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इनर्ट गैसेस का यूज किया, लाइक आर्गन, नियॉन। ठीक है, और ड्राई एयर भी हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, एक सेंट्रल मेटालिक रोड होती है जिसको हमने सिलेंडर की एक्सिस के अलोंग प्लेस कर रखा है। ठीक है, इस सेंट्रल मेटालिक रोड को हमने इंसुलेट कर दिया, ये जो आपको दिख रहे हैं इंसुलेटर का काम कर रहे हैं ये। ठीक है,
तो इस सेंट्रल रोड को हमने इंसुलेट कर दिया किससे, सराउंडिंग से। ये जो वॉल है सिलेंडर के, इनसे हमने क्या कर दिया, इसको इंसुलेट कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड है, सेंट्रल रोड है, इसको हमने क्या कर दिया, एक हाई टेंशन बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, देखो सेंट्रल रोड हमने किससे कनेक्ट कर रखी है, रेजिस्टेंस आर के थ्रू हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट कर रखी है, हाई टेंशन बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखी है। तो इसलिए जो सेंट्रल रोड है वो एनोड का काम करेगी। ठीक है, और जो इस सिलेंडर की जो बोल है, इनको हमने हाई टेंशन बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये किसका काम करेंगे, यहाँ पर कैथोड का काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक कैपेसिटर सी नोट भी लगा रखा है यहाँ पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज स्ट्रे कैपेसिटेंस। ठीक है, यहाँ पर एक और कैपेसिटर यूज कर रखा है, डेट इज सी डैश, जिसको हम बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर। ठीक है, इसको हमने फर्दर किससे कनेक्ट कर रखा है, एम्पलीफायर से, एम्पलीफायर एंड काउंटर से। ठीक है, मीन्स जो हमें पल्स मिलेगी यहाँ पर करंट की फॉर्म में, ठीक है, उसको क्या करेगा, अगर वो उसकी हाइट क्या है, कम है, तो एम्पलीफायर क्या कर देगा, उसको एम्पलीफाई करेगा, और काउंटर से हम क्या कर लेंगे, उसको डिटेक्ट कर लेंगे। क्लियर है। समझ में आगे बेटा कंस्ट्रक्शन। साथ ही साथ इसमें देखो जो आयनाइजिंग पार्टिकल है उसको सिलेंडर के अंदर इंसर्ट करवाने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक विंडो भी बना रखी है, जो किसकी बनी हुई है, मीका और एल्यूमिनियम की। ठीक है, समझ में आगे बेटा कंस्ट्रक्शन। यस मैम। ठीक है, अब वर्किंग में इसकी जो वर्किंग है सेम वही है जो आपने गैस फिल्ड डिटेक्टर की पढ़ी थी। इसमें हम क्या करवाएंगे, विंडो से चार्ज पार्टिकल को क्या इंसिडेंट करवाएंगे गैस फिल्ड डिटेक्टर के अंदर, सॉरी मेटेलिक चैम्बर के अंदर। तो क्या होगा, यहाँ पर गैस का क्या होगा, आयनाइजेशन होगा। ठीक है, गैस का आयनाइजेशन होगा तो क्या होगा, आयन पेयर प्रोड्यूस होंगे, मीन्स नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन बनेंगे और पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव एटम बनेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, पॉजिटिव आयन बनेंगे और नेगेटिव आयन बनेंगे। जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे, मीन सेंट्रल रोड की तरफ मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि सेंट्रल रोड क्या है, आपकी एनोड का काम कर रही है, जो क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर रखी हुई है। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ड्रिफ्ट होंगे, सेंट्रल वायर की तरफ ड्रिफ्ट होंगे, और जो पॉजिटिव आयन बने आपके वो किसकी तरफ ड्रिफ्ट करेंगे, टूवर्ड्स द कैथोड, यानी कि बॉल ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, हाई स्पीड से ड्रिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द सेंट्रल रोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, लाइट चार्ज पार्टिकल है। तो उनकी जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो कितनी है, 10⁶ सेंटीमीटर पर सेकेंड। जबकि जो ये पॉजिटिव आयन है, ये क्या करेंगे, रास्ते में आने वाले, जैसे जब ये ड्रिफ्ट करेंगे रास्ते में आने वाले फर्दर जो मॉलिक्यूल है उनसे क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, और इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, इनकी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लार्ज स्पीड से ड्रिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द सेंट्रल रोड एज कंपेयर टू द पॉजिटिव आयंस। ठीक है, इसलिए जो ये है आयनाइजिंग करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज का जो ग्राफ शो किया गया है, इसलिए क्या होता है, इनिशियली जो पल्स की हाइट है यहाँ पर वो क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, यहाँ पर देखो ग्राफ के अंदर हमने क्या कर रखा है, अप्लाइड वोल्टेज वर्सेस आयनाइजिंग करंट प्लॉट कर रहे हैं। इनिशियली जो अप्लाइड वोल्टेज है वो क्या होती है, कम होती है। कम होने की वजह से क्या होता है, इसकी हाइट क्या होगी, कम होगी, पल्स की हाइट क्या होगी, कम होगी। अब जैसे जैसे वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे तो जो आयन पेयर है वो ज्यादा प्रोड्यूस होते जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, फर्दर क्या हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगी, यहाँ पर सेचुरेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जितने आयन पेयर बनने थे, फॉर्म होने थे, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं और अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या आ जाती है, हमें सेचुरेशन करंट मिलती है। इस सेचुरेटेड रीजन को हम क्या बोल देते हैं, प्लेटो रीजन भी बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा।
इनिशियली अप्लाइड वोल्टेज कम है तो क्या होता है, जो आयन पेयर प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, रिकम्बाइन होना भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, अप्लाइड वोल्टेज को क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा कर देते हैं, अप टू द पॉइंट पी। अप टू द पॉइंट पी जैसे ही हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो इतना इनफ हो जाता है कि जो आयन पेयर प्रोड्यूस हुए हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर सके, इसलिए जो वोल्ट करंट है वो क्या हो जाता है, एकदम से बढ़ जाता है। इसलिए जो पल्स है उसकी हाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एट पॉइंट पी के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद जितने भी आयन पेयर फॉर्म हुए हैं वो सभी अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाते हैं, इसलिए हमें क्या मिलती है, सैचुरेटेड करंट मिलती है। उस सैचुरेटेड रीजन को हम क्या बोल देते हैं, प्लेटो रीजन भी बोल देते हैं। क्लियर है? अब जो ये सैचुरेशन करंट बनी है, सैचुरेटेड करंट हमें मिली है, ये डिपेंड करती है एक तो नंबर ऑफ आयनाइजिंग पेयर प्रोड्यूस, आयनाइजेशन करंट प्रोड्यूस या जितने आयन पेयर प्रोड्यूस हुए हैं उस पर डिपेंड करती है। दूसरा ही सैचुरेटेड करंट किस पे डिपेंड करती है, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट न्यूक्लियर रेडिएशन। ठीक है, इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। अब जो ये सैचुरेटेड करंट है, एट सैचुरेशन जो आयनाइजिंग करंट है वो आयन पेयर से किस रिलेशन से रिलेटेड है, सैचुरेटेड करंट इज इक्वल्स टू IS इज इक्वल्स टू N इंटू ई, वेयर ई क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल हमने इंसिडेंट करवाए हैं उनके ऊपर चार्ज कितना है, ई। तो सैचुरेटेड करंट कितनी बनेगी वो हम किस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं, IS इज इक्वल्स टू NE, वेयर N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ आयन पेयर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब एक आयन पेयर के ऊपर हमें पता है, अगर जो आयन पेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं हमें पता है उनके ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो जो आयन पेयर पर सेकेंड कलेक्ट होंगे रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के ऊपर वो कितने होंगे, 6.25 इंटू 10⁻6 आयंस पर सेकेंड। ठीक है, तो इसके कोरिस्पॉन्ड जो करंट हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 10⁻⁻12 एम्पियर। ठीक, बात समझ में आई आपको? हम क्या कर रहे हैं, कितनी सैचुरेटेड करंट बनेगी, नंबर ऑफ आयन पेयर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी वो, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन IS इज इक्वल्स टू NE। ठीक है, अब हमें पता है एक आयन पेयर के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगर 6.25 10⁻6 आयन पेयर पर सेकेंड इलेक्ट्रोड के ऊपर कलेक्ट हो रहे हैं, मींस सेंट्रल रोड और जो सराउंडिंग है उस पर कलेक्ट हो रहे हैं, तो जो करंट बनेगी वो इसके कोरिस्पॉन्ड कितनी बनेगी, 10⁻12 एम्पियर। ठीक है, अगर आयनाइजेशन करंट क्या है, सफिशिएंटली लार्ज है, तो उस केस में हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, एक तो मेजर करने का ये तरीका मैंने आपको बताया, IS इज इक्वल्स टू NE, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आयनाइजेशन करंट सफिशिएंटली लार्ज है तो उस केस में हम क्या करते हैं, माइक्रो एमीटर का यूज करते हैं टू मेजर द आयनाइजेशन करंट। ठीक है, एक और मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, जो ये यहाँ पर सी नोट कैपेसिटर हमने कंस्ट्रक्शन में यूज किया है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कितना चार्ज कलेक्ट हुआ उसको क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। फिर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज होगी सी नोट के ऊपर उसको हम कैसे मेजर करेंगे, IS इज इक्वल टू dQ/dt। ठीक है, इस रिलेशन से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट विल बी इक्वल टू Q, यहाँ पर कितना हो गया, C नोट B। ठीक है, तो IS कितना हो जाएगा, C नोट dV/dt। दूसरा मेथड ये है इसको मेजर करने का। तो IS हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक कैसे मेजर करेंगे, अगर हमें नंबर ऑफ आयन पेयर प्रोड्यूस पता है पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम, तो उस केस में IS इज इक्वल टू NE, इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं। दूसरा, अगर आयनाइजेशन करंट क्या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो उस केस में हम क्या करेंगे, माइक्रो एमीटर का यूज करेंगे। माइक्रो एमीटर में हमें पता है सी नोट के अक्रॉस कितना चार्ज कलेक्ट हुआ है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज एट कैपेसिटेंस सी नोट वो हम कैसे मेजर करेंगे, बाय द फॉर्मूला IS इज इक्वल टू dQ/T, डेट विल बी इक्वल टू C नोट dV/dt। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सैचुरेटेड करंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ये आयन पेयर का मूवमेंट हुआ यहाँ पर आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर, डेट विल प्रोड्यूस द आयनाइजिंग करंट।
जो हमें किस फॉर्म में अपीयर होता है, पल्स की फॉर्म में अपीयर होता है। ये जो पल्स है इसको किस में इंसर्ट करवा दिया जाता है, एम्पलीफायर के अंदर इंसर्ट करवा दिया जाता है, ताकि वो पल्स की हाइट क्या हो सके, एम्पलीफाई हो सके, और फर्दर उसको क्या कर लिया जाता है, काउंटर के अंदर काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आयनाइजेशन चैम्बर वर्क करता है। ठीक है, फर्दर जो एम्पलीफायर है उसको हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है, कपलिंग कैपेसिटर सी डैश से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी द वेरिएशन ऑफ पल्स हाइट विद टाइम। ठीक है, फिगर 4.15 के अंदर क्या बताया है, वेरिएशन ऑफ पल्स हाइट विद टाइम। अगर हमारा आर सी नोट, अगर आर सी नोट इंफिनिटी के इक्वल है तो उस केस में जो बिहेवियर है पल्स की हाइट का वो किस तरीके से होता है, ये जो सबसे ऊपर वाला कर दिखाई दिया है इसकी तरीके से बिहेवियर हमें मिलेगा। कैसे, स्टार्टिंग में तो क्या हो रहा है, पल्स की हाइट क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसके बाद क्या हो रही है, डिक्रीज हुई, और उसके बाद क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, एट पॉइंट बी के ऊपर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इनिशियली जो पल्स की हाइट है वो एकदम से इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, 10⁶ वेलोसिटी से क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे किसकी तरफ, सेंट्रल वायर की तरफ। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उनका मूवमेंट फास्ट होगा एज कंपेयर टू द पॉजिटिव आयन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पॉजिटिव आयन रीच करेंगे अपने इलेक्ट्रोड की तरफ, और उसके बाद क्या होता है, करंट क्या हो जाएगा, एट पॉइंट बी के ऊपर सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पॉइंट ए के ऊपर हमें क्या मिलता है, जो पल्स की हाइट है वो एकदम से इंक्रीज होती है ड्यू टू द अराइवल ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। आफ्टर दैट एट पॉइंट बी जो स्लो मूविंग पॉजिटिव आयन है वो क्या करेंगे, रीच करेंगे पॉइंट बी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्टडी स्टेट क्या हो जाएगी, हमें मिल जाएगी। ठीक है, और डायरेक्ट करंट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। अगर टाइम कांस्टेंट डेट इज आर सी नॉट आपका 0.5 माइक्रो सेकेंड है, तो उस केस में जो पल्स की हाइट है, पल्स की जो शेप है हमें वो इस तरीके से मिलेगी। ठीक है, अगर 0.1 माइक्रो सेकेंड है टाइम कांस्टेंट, तो उस केस में पल्स की हाइट हमें इतनी मिलेगी। ठीक है, तो ये टाइम कांस्टेंट के साथ पल्स की हाइट का वेरिएशन बता रखा है यहाँ पर। फिर इन पल्स को, ये जो पल्स हमें मिली है इनको एम्पलीफायर में फीड कर दिया जाता है टू एम्पलीफाई दिस पल्स, और उसके बाद काउंटर में इनको क्या कर लिया जाता है, काउंट कर लिया जाता है कि कितनी करंट बनी, कितनी पल्सेस एंटर की, वो हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। ठीक है, और उससे हमें पता चल जाएगा कितने आयन पेयर प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब ड्रॉबैक क्या है इस डिटेक्टर की, आयनाइजेशन चैम्बर की क्या ड्रॉबैक है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, एक टाइम के ऊपर एक ही पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरा पार्टिकल आता है तो हमें कुछ मिली सेकेंड का वेट करना होता है। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है कि एक टाइम के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक ही पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब यदि हमें जो लार्ज प्राइमरी आयन अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए एक टाइम के ऊपर, तो उस केस में उनको डिटेक्ट करना क्या हो जाता है, इसमें टिपिकल हो जाता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि अगर हाई काउंटिंग रेट हो जाए तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, आयनाइजेशन चैम्बर से उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी जो लिमिटेशन है, दूसरा जो ड्रॉबैक है वो क्या है, इससे हम क्या इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो आयन पेयर बनाते हैं, प्राइमरी आयन आयनाइजेशन करते हैं, वो क्या होता है, उनका बहुत कम होता है, आयनाइजिंग पावर क्या होती है, कम होती है। इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल भी बोलते हैं, तो इनका आयनाइजेशन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन, बीटा रेज, गामा रेज को हम यूज नहीं कर सकते, उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए मोस्टली हम किससे को डिटेक्ट कर सकते हैं, आयनाइजेशन चैम्बर से अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकते हैं।
यूजेस क्या क्या है इसके? आयनाइजेशन चैम्बर इज यूज टू डिटेक्ट अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन, ठीक है, न्यूक्लियाई ऑफ लाइटर एलिमेंट्स, ठीक है, उनके काइनेटिक एनर्जी को मेजर करता है ये, ठीक है। न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? BF3 का यूज करते हैं, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड, ठीक है। अगर हमें आयनाइजेशन चैम्बर को न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? चैम्बर को किससे फिल करना पड़ेगा? बोरॉन ट्राई फ्लोराइड से, BF3 से फिल करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? न्यूट्रॉन को डिटेक्ट कर सकते हैं आयनाइजेशन चैम्बर की हेल्प से। समझ में आ गया बेटा?